Hello, good morning all. So, in the accountancy, we are continuing our accountancy for share capital chapter, in which today we are going to solve question number 16, which is from page number 8.113. Okay, here is the summary of the question, where what is written is Citizen Watches application were 50,000 shares, rupees 10 each. यानी कि उन लोगों ने इनवाइट कितना एप्लीकेशन किया था, 50,000 शेयर्स के लिए किया था, जिसका एक का रेट है 10 ईच, रुपीज़ 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी कि 3 रुपीज़ एप्लीकेशन में है, 4 अलॉटमेंट में है, तो बैलेंस में कितना बचेगा? 10 में से 4 3, ठीक है, तो बैलेंस में कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा। उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव्ड 60,000 शेयर्स, मतलब कंपनी ने इनवाइट किए थे 50,000 के लिए एंड दे रिसीव द 60,000 शेयर्स। ओके, एक्स्ट्रा रिजेक्टेड, ठीक, कितना? 60,000 एप्लीकेशन आ गया, कंपनी ने सिर्फ 50,000 की बात की थी, तो यानी एक्स्ट्रा कितना हुआ? 10,000 एक्स्ट्रा हुआ। तो इस 10,000 को वो लोग क्या करने वाले हैं? रिजेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, कि मतलब ये जो है हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, टोटली उनके पैसे रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, ऑल मनी रिसीव्ड, सारे पैसे मिल गए उनको जिस समय जो जो चाहिए थे, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। ठीक है, अब मैंने कल बताया था कि एक साथ पूरे पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, कंपनी पूरे 10 रुपये के रेट से एक साथ सभी को पूरे पैसे नहीं मंगाती है, वो पार्ट पार्ट में मंगाती है। पहले एप्लीकेशन पे, फिर अलॉटमेंट पे, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगाती है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन क्या बोल रहा है कि जो लास्ट में जैसे पर टाइम, मतलब हर समय 50,000 के हिसाब से हमारे शेयर्स में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब एप्लीकेशन का वक्त आएगा तो कंपनी क्या बोलेगी? मुझे 50,000 के हिसाब से 3 रुपये के रेट के हिसाब से पैसे दो। तो जितने भी 50,000 शेयर वाले होंगे 3 रुपीज़ के रेट के हिसाब से वो पैसे पे करेंगे। ठीक है, जब अलॉटमेंट के वक्त आएगा सेम 50,000 को किसके साथ मल्टीप्लाई करके देंगे? 4 के साथ। ठीक है, फिर जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बारी आएगी तो कितने से देना है उनको? 3 रुपीज़ से देना है। लेकिन क्या बोल रहा है कि सारे पैसे तो मिल गए, लेकिन जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बारी आई ना, तो 500 शेयर्स वाले जो शेयर होल्डर्स थे ना, उन्होंने 500 शेयर्स के पैसे नहीं दिए। यानी 50,000 में से कितनों ने नहीं दिए हैं? 500 ने नहीं दिए। तो कितने ने दे दिया? 49,500 शेयर्स वालों ने दे दिए। यानी 500 के पैसे हमको नहीं मिले और इतने के पैसे हमको मिल गए हैं। ठीक है, तो 500 इंटू 3 करूँगी तो कितना आ जाएगा? 1500। 49,500 इंटू 3 करूँगी तो कितना आ जाएगा? हम्म, 1,48,500। 1,48,500, यानी कि ये पैसे हमें रिसीव होंगे और ये वाले पैसे हमें रिसीव नहीं हुए। तो जब अपन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे तो जिस समय हमें ड्यू की एंट्री दिखानी होगी उस समय तो हम पूरे पैसे लिखाएंगे, लेकिन जब रिसीविंग की बारी आएगी तो रिसीविंग में हम क्या दिखाएंगे? सिर्फ इतना ही अमाउंट को हम रिसीविंग में दिखाएंगे, क्योंकि इतना पैसा तो हमें नहीं मिला है। ठीक है, क्वेश्चन की एक समरी समझ में आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, इसमें कितने का पैसा रिसीव होगा? जो सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें हम वो इस अमाउंट की एंट्री करते हैं जो पब्लिक के द्वारा की गई हो। ठीक है, पब्लिक ने यहाँ पर कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 60,000 शेयर्स के लिए। यानी कि मुझे इतने चाहिए थे तो मैंने कंपनी में इतने सारे जाकर के पैसे सबमिट कर दिए। और किस रेट पे सबमिट किए हैं?
एप्लीकेशन के रेट पे। क्यों? क्योंकि ये कौन सा टाइम है? एप्लीकेशन का टाइम है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 60,000 इंटू 3 के रेट से। तो 60,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1,20,000। ठीक है, 80,000, सॉरी 1,80,000। यहाँ पर नरेशन लिखना है, मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ बिकॉज इट टेक्स स्पेस। नरेशन लिखना आता है क्या? अच्छा बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, मैं फर्स्ट लिख देती हूँ। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट एंट्री हुई। ये एंट्री में हम वो दिखाते हैं जितना पब्लिक को देना है, और सबसे पहली एंट्री तो ये बताया जाता है कि कितना हमारे पास है। अब हमको कितना रखना है वो हम सेकेंड में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर कितने की एंट्री होगी? 50,000 की होगी, क्योंकि हमें कितना रखना है? सिर्फ 50,000 रखना है। तो 1,50,000 रुपीज़ हमारा अमाउंट जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग नरेशन लिखेंगे, मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ, आप लोग सभी एंट्रीज में नरेशन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अब शेयर अलॉटमेंट की बारी। तो शेयर अलॉटमेंट के वक्त में पहले ड्यू की एंट्री की जाती है, उसके बाद रिसीव की एंट्री की जाती है। जब हम कोई शेयर्स को खरीदते हैं उस वक्त सबसे पहले एप्लीकेशन खरीदने जाते हैं, तो एप्लीकेशन का पैसा देते हैं, तो वो पहले ही दिला जाता है। उसके बाद कंपनी क्या बोलती है? बाकी जो पैसा है वो मंथली दे दीजिएगा या टाइम टू टाइम दे दीजिएगा। तो अगला टर्निंग उसकी किसकी होती है? अलॉटमेंट की होती है। तो उसमें कंपनी क्या सोचेगा कि मुझे पहले कितना पैसा रिसीव होना चाहिए, इसलिए पहली एंट्री की जाती है ड्यू की, कि कितना पैसा ड्यू है, और जो सेकेंड एंट्री करेंगे उसमें ये बताता है कि कितना पैसा हमें रिसीव हुआ है। तो सबसे पहली अब एंट्री होगी वो होगी ड्यू की एंट्री। तो ड्यू की एंट्री में कैसे लिखी जाती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और दूसरी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा ड्यू है? टोटल मनी 50,000, शेयर्स 50,000 का है, रेट कितना है? 4 का। ठीक है, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? 50,000 इंटू 4, सो कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपीज़। ठीक है, और रिसीव भी हमें कितना हुआ? पूरा का पूरा पैसा रिसीव हो गया। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पर पूरे के पूरे 2 लाख हमको रिसीव हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारी एंट्री होगी 50,000 इंटू 4। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है थर्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। ठीक है, तो फाइनल कॉल में हमें कितना पैसा मिलना चाहिए? तो इसमें भी 50,000 इंटू 3 के हिसाब से रहेगा कि इतना पैसा ड्यू है, पब्लिक को इतना पैसा देना है। सो एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमें कितना रिसीव होना चाहिए? 50,000 इंटू 3 के हिसाब से 1,50,000। लेकिन
जब रिसीविंग की वक्त आई, जब रिसीविंग का वक्त आया कि हमें ये पैसा अब रिसीव होना है, तो कितना पैसा रिसीव हुआ था? तो 50,000, यहाँ पे मैं नरेशन में लिख रही हूँ, आप भी चाहे तो कर सकते हैं कि 50,000 माइनस 500 आप वहीं दिखा दोगे तो कितना बचेगा? 50,500 में से करेंगे तो 49,500, तो 49,500 इंटू 3 के रेट से, ठीक है। 50,000 माइनस 500 किया कि उतना क्या था यहाँ पर? एरियर था। यहाँ पे क्या बोला कि एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 500 शेयर्स हमको नहीं रिसीव हुए हैं, उतने के पैसे बस रिसीव नहीं हुए, बाकी सभी के रिसीव हो गए हैं। तो 50,000 माइनस 500 करेंगे तो 49,500 शेयर्स, उतने के पैसे 3 के रेट से हमको रिसीव हुए हैं, ठीक है। सो अमाउंट विल बी 1,48,500। Here is the entry. यहाँ पर मैंने एक एंट्री स्किप कर दी थी कि हमें यहाँ पर एप्लीकेशन में क्या हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। रिजेक्ट कर दी थी। कितने का रिजेक्ट हुआ था? 10,000 शेयर्स हमारी जो है वो रिजेक्ट हो गई थी। तो जो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है ना, उसकी हम एंट्री करते हैं। तो एंट्री कैसे करते हैं कि अगर हमें जब रिसीव होते हैं पैसे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते हैं। सो रिजेक्शन के वक्त क्या होती है, वो एंट्री जस्ट ऑपोजिट हो जाती है एंड दैट एंट्री विल बी योर शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, ठीक है। सो उसकी यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, ये इस जगह पे सॉरी मैं डालना भूल गई थी। सो यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक और उसमें अमाउंट कितना जाएगा? 10,000 इंटू 3 के रेट से। 10,000 इंटू 3 यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 30,000। तो आप क्या एंट्री डालेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और अमाउंट में आपका कितना आ जाएगा? 30,000 रुपीज़। Okay, now here we are going to solve the next question, which is illustration 13, page number 8.30, where question is Crista Limited invited application for 1 lakh equity shares of rupees 50 each, payable as application rupees 10, allotment rupees 15, first call rupees 15 per share and second call and final call rupees 10 per share. Application were received for 4 lakh shares on 1st January 2020 and allotment was made on 1st February 2020. क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड है, उन्होंने 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए मार्केट में इशू किया, ठीक है, 50 रुपीज़ ईच के हिसाब से, मतलब एक शेयर का प्राइस जो था 50 रुपीज़ है, ठीक है। उसमें उन्होंने रिसीव कितना किया? एप्लीकेशन 4 लाख शेयर्स। उन्होंने इनवाइट 1 लाख का किया था, बट कंपनी को 4 लाख शेयर्स जो है पब्लिक की तरफ से रिसीव हो गए, यानी कि एक्स्ट्रा शेयर्स रिसीव हुए। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ठीक। एप्लीकेशन के वक्त उन्होंने डिसाइड किया 10 रुपीज़ लेंगे, अलॉटमेंट के वक्त 15 रुपीज़ लेंगे, फर्स्ट कॉल के वक्त 15 एंड सेकेंड कॉल के वक्त 10, तो टोटल आपके रुपीज़ 50 हो गए, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में बोला है कि जो जर्नल एंट्री करनी है उसमें 3 केसेस दिए गए हैं और पर केसेस के हिसाब से आपको एंट्री करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट केस इज allotted 1 lakh shares in full selected applicants and the application for remaining 3 lakh shares were rejected. यानी कि केस 1 में ये है कि आप जो है सिर्फ 1 लाख शेयर्स को अलॉट करने वाले हो, यानी कि एक्सेप्ट करने वाले हो, और जो 3 लाख बच जाते हैं उसको आप टोटली रिजेक्ट करने वाले हो, ठीक है। सो यहाँ पर सिर्फ हमें ये करना होगा कि जो रिजेक्शन के वक्त है रिजेक्शन की एंट्री करनी है, बाकी सारी एंट्री जो होंगी हमारी नॉर्मल होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एंट्री पे आते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि ये इक्विटी शेयर है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया इट इज़ इक्विटी शेयर, दैट्स व्हाई आई रिटन हियर इक्विटी, ठीक है। अगर वहाँ पे प्रेफरेंस लिखा होता तो मैं वहाँ पर प्रेफरेंस शेयर लिखती, ठीक है।
अब अपन शेयर एप्लीकेशन करना है, सो सबसे पहली एंट्री जो अपन करते हैं उसमें कौन से अमाउंट की एंट्री करते हैं? जो पब्लिक करती है जो, या फिर जो कंपनी करती है? जो पब्लिक करती है, ठीक है। तो पब्लिक ने कितना किया हुआ है यहाँ पर? 4 लाख शेयर्स किया है। तो 4 लाख शेयर्स इनटू कितने के रेट से? एप्लीकेशन का रेट कितना है? 10 है। तो हमारी अमाउंट की एंट्री कितनी हो जाएगी? 40 लाख। 40 लाख। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। यहाँ पर 3 लाख शेयर्स जो हैं उसको रिजेक्ट कर दिए हैं, सिर्फ 1 लाख को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो मैं एंट्री कर रही हूँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक, इसमें मैंने बैंक की जो एंट्री है इसकी अलग एंट्री ना करते हुए मैंने कंबाइन कर दिया है। डू यू नो, ऑल यू नो अबाउट द कंबाइन एंट्री, है ना? कंबाइन एंट्री में क्या होता है कि हम 2 अलग एंट्री ना करते हुए एक ही में एंट्री कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एंट्री करने में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से शुरू कीजिए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कि हमें जब रिसीव होना है तो कितना पैसा रिसीव होगा? 1 लाख के हिसाब से कंपनी एक्सेप्ट कर रही है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 1 लाख इंटू 10 के रेट से। 1 लाख कंपनी कितनी रिसीव कर रही है? 1 लाख। 1 लाख इंटू 10 के रेट से। रिजेक्ट कितना कर रही है वो? 3 लाख। तो यहाँ पर बैंक की एंट्री हम कब करते हैं? जब हमें रिजेक्ट करना होता है। तो 3 लाख इंटू 10 के रेट से, जितने के रेट से वो उसने पैसे लिए थे उतने के रेट से ही वो रिटर्न करेगी, ठीक है। सो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 1 4 लाख। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाती है 4 लाख इंटू 10 के रेट से। तो यहाँ पर अमाउंट की एंट्री कैसे हो जाएगी? यहाँ पर 40 लाख हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 10 लाख और यहाँ पर हमारा 30 लाख। फिर से बता दूं कि जब हम कंबाइन एंट्री करते हैं तो कंबाइन एंट्री में हमारी शेयर एप्लीकेशन में मेन जो अमाउंट है 4 लाख जितना पब्लिक ने किया था वो आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आती है जो पब्लिक एक्चुअली जो है पब्लिक को एक्चुअली जो कंपनी अलॉट करने वाली है, और बैंक में हम उस अमाउंट को डालते हैं, उस शेयर के रेट को डालते हैं जो हम उनको वापस करने वाले हैं। तो 1 लाख हम कंपनी जो है पब्लिक को अप्लाई करने के लिए अलॉट कर रही है। सेकेंड, बैंक में वो जो उनको रिटर्न कर रही है 3 लाख वापस घर भेज रही है, और टोटल कितना हुआ आपका? 4 लाख हुआ। नेक्स्ट है हमारा अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के वक्त में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग पूरे के पूरे को रिफंड कर दे रहे हैं, प्रो राटा एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें सिंपल हमारा कितना जाएगा? 1 लाख इंटू 15। So 1 lakh into 15, 15 lakh. ये हमारी अलॉटमेंट तक की है, यहाँ तक एंट्री कर लीजिए। फिर उसके बाद थर्ड एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री में यहाँ कर देती हूँ, इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो इसका रेट क्या है? फाइनल फर्स्ट कॉल का हमारा रेट यहाँ पर अलग है और फाइनल कॉल का रेट यहाँ पर अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले आप चाहो तो दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग दिया है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे?
फर्स्ट कॉल दिया है तो सिर्फ फर्स्ट कॉल करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था, तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ लिख दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल अलग अलग दिया है, तो मतलब हम यहाँ पर सिर्फ किसका मेंशन करेंगे, इक्विटी फर्स्ट कॉल। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल ना लिखते हुए सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट और फाइनल एक साथ इसलिए लिखा था क्योंकि वहाँ पर लिखा था बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल, इसमें फर्स्ट अलग कर दे दिया है और फाइनल कॉल अलग दे दिया है, इसलिए दोनों की एंट्री अलग अलग होगी। ठीक है, सो यहाँ पर अगेन एंट्री कितनी हो जाएगी, 1 लाख इंटू कितने के रेट से हो जाएगा, 15 के रेट से, तो यहाँ पर 1 लाख इंटू 15 का अमाउंट कितना आ जाएगा, 15 लाख। इसमें भी नीचे में भी उतना ही रिसीव हो रहा है, इसीलिए 1 लाख इंटू 15 कर देंगे तो हमारी अमाउंट की एंट्री हो जाएगी 15 लाख। Now next entry is final call. Equity second call account debit to equity share capital. नेक्स्ट होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल। वन लाख इंटू 10, यहाँ पर भी 1 लाख इंटू 10, सो ये आपका इलस्ट्रेशन 13 का केस ए है। सिर्फ ये केस ए का भी सोल्यूशन हुआ है, केस बी केस 3 दोनों अभी लेफ्ट है। सो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द केस 2 वेयर pro rata allotment of 25% of share applied to every applicant। इस क्वेश्चन में, इस केस में सॉरी, प्रो डाटा अलॉटमेंट कर रहे हैं 25% ऑफ द शेयर्स का, यानी कि आपके पास टोटल कितना शेयर्स आ गया है पब्लिक का, 4 लाख। 4 लाख का 25% कितना हो जाएगा, 1 लाख शेयर्स। ठीक है, 4 लाख का 25% 1 लाख शेयर हो जाएगा, यानी कि 1 लाख तो 1 लाख जो शेयर है वो पब्लिक तो कर ही रही है, लेकिन एक्स्ट्रा 1 लाख को जो है वो प्रो राटा बेसिस पे एडजस्ट करने वाली है, जिसमें से लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द बैलेंस अमाउंट, यानी कि एक्स्ट्रा जो 1 लाख हो रहा है इसको प्रो राटा के बेसिस पे एडजस्ट करेगी, यानी कि अलॉटमेंट का पैसा में वो एडजस्ट करेगी बोल रही है। ठीक है, और बाकी जो पैसे बच गए उनके, बाकी जो पैसे बच जा रहे हैं उसको वो उनको घर वापस भेज देगी, यानी कि रिफंड कर देगी। ठीक है, सो यहाँ पर एंट्री करते हैं। सबसे पहला एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो इसमें हम वो पैसा लेते हैं जो पब्लिक कंपनी के लिए करती है। तो पब्लिक ने कंपनी के लिए कितना किया है, 4 लाख किया हुआ है, तो 4 लाख इंटू 10 के रेट से अपन करेंगे तो हमारा यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 40 लाख। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड एंट्री पे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये मेरी कॉमन एंट्री है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है प्रो राटा में एडजस्ट करना है 25% शेयर्स को, इसलिए मैंने टू शेयर अलॉटमेंट लिखा है कि अलॉटमेंट का जो पैसा है हम एडवांस में ही एप्लीकेशन के वक्त में
एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट मंथ का फीस समझ लो हम इसी मंथ ले रहे हैं, ठीक है। और साथ में बोला है कि हम पैसे को रिफंड भी कर रहे हैं, जितना पैसा बच जाएगा उसको अपन रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करेंगे तो उसके लिए वो कितना हो जाएगा बैंक में, ठीक है। सो शेयर एप्लीकेशन फाइनल कितना था इसके पास 4 लाख शेयर्स, ठीक है। अभी मैं मल्टीप्लाई करूंगी 10 से ही फिलहाल, ठीक। शेयर कैपिटल में कितना आना चाहिए, यानी पब्लिक खुद से कितना बोली थी कि मैं कितना रखूंगी 1 लाख, इसलिए शेयर कैपिटल में मैं सिर्फ कितना लिखूंगी 1 लाख। प्रो राटा के बेसिस पे वो कितना एडजस्ट करने को तैयार है, 1 लाख शेयर एडजस्ट करने को तैयार है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्रो राटा के लिए उसका 1 लाख, ठीक है। तो बचे कितने, ये 40 लाख तो आपकी 4 लाख जो है आपकी डेबिट की अमाउंट है, ये आपका क्रेडिट का पार्ट है। क्रेडिट में 1 लाख 2 लाख हो चुका है, तो कितना बच रहा है आपके पास 2 लाख बच रहा है। तो उसको अपन क्या करेंगे, घर वापस करेंगे, ठीक है। फोर लाख इंटू 10 40 लाख। शेयर कैपिटल में हम एडजस्ट करेंगे 10 लाख, अलॉट कर रहे हैं 10 लाख, घर वापस बेच रहे हैं 20 लाख। अरे एक मिनट, अलॉटमेंट का मनी कितना है, सॉरी अलॉटमेंट का रेट वहाँ पर 15 है ना, सॉरी। तो यहाँ पर अपन कितना अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे 15 के रेट से, यानी अगले महीने की फीस आपकी जितनी है वो उतनी रहेगी। अलॉटमेंट के वक्त उसका जो रेट है वो 15 का रेट है, तो यहाँ पर हम 15 लेंगे, वहाँ पर 15 लिखा है अलॉटमेंट का तो हम 15 लेंगे। एप्लीकेशन का जब वक्त था तो उसने एप्लीकेशन का रेट से लिया, लेकिन अलॉटमेंट के वक्त वो अलॉटमेंट का लेगा, तो यहाँ 10 नहीं उसका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ की मनी कितनी बच जाएगी उसकी, यहाँ पे 15 नहीं बचेगा, यहाँ पे 20 नहीं बचेगा, यहाँ पर उसका 15 बचेगा। नहीं आज समझ आया। देखो एप्लीकेशन में 10 का रेट है, अलॉटमेंट के वक्त 15 का रेट है, ठीक है। इसने क्या बोला कि पब्लिक ने 4 लाख रुपए भेज दिए, ठीक, 40 लाख रुपीस भेज दिया, उनको चाहिए कितना था सिर्फ 10 लाख। 30 लाख रुपीस क्या है उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, 30 लाख पैसों का वो क्या करेगा, इतना पैसा तो वो नहीं रखने वाला। कंपनी ने क्या बोला, ठीक है मैं 1 लाख शेयर्स जो है वो एडजस्ट कर लेता हूँ, बाकी को मैं वापस करूँगा। और वो जो 1 लाख शेयर जो मैं एडजस्ट करने वाला हूँ वो अलॉटमेंट का होगा। अगले महीने जब आप अलॉटमेंट का पैसा देने आएंगे उस समय 1 लाख शेयर्स के जो पैसे हैं वो मैं आपसे नहीं लूँगा, उसको डिडक्ट करके दूंगा, ठीक है। आपने कोई स्कूल की फ़ीस भरी, आपकी स्कूल की फ़ीस सिर्फ 2000 रुपीज़ थी, आपने क्या कर दिया 5000 का चेक जाकर दे दिया, तो कितना एक्स्ट्रा दे दिया आपने स्कूल को 3000 रुपीज़, ठीक है। तो अगले महीने भी तो आपको फीस देना पड़ता है ना। सो स्कूल ने क्या बोला, एक काम कीजिए ये चेक रहने दीजिए, 3000 जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना वो हम अगले महीने का पैसा इसी में एडजस्ट कर देते हैं। अगले महीने आपको 5000 जो देना था, आपको अगले महीने 5000 देना था, लेकिन आप क्या करेंगे 5000 रुपये नहीं देंगे, ठीक है। कितना देंगे, पिछले महीने तो आप 3000 पहले ही एक्स्ट्रा दे दिए हो, तो अगले महीने कितना दोगे, सिर्फ 2000 दोगे, ठीक है। लेकिन लास्ट मंथ की फ़ीस आपकी 5000 थी, तो स्कूल वाले तो 5000 के हिसाब से सोचेंगे ना। पहले महीने का फ़ीस 2000 था, अगले महीने का फ़ीस तो 5000 है ना, तो वो उस हिसाब से सोचेगी। तो मतलब कि एप्लीकेशन के वक्त आपका रेट सिर्फ 10 था, तो वो 10 के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट की। लेकिन अलॉटमेंट का पैसा जब वो ले रही है उस समय 15 का रेट है, तो वो 15 के रेट से पैसे लेगी, इसीलिए 10 लाख इंटू 15 कर देंगे, तो हमारा हो गया 15 लाख, ठीक है। 40 लाख टोटल पैसे थे, 10 लाख रुपए वो शेयर कैपिटल के नाम का ली, 15 लाख उसने किसके नाम का लिया, अलॉटमेंट के नाम का लिया, तो कितना पैसा बच गया 15 लाख। तो 15 लाख को वो घर वापस भेज रही है, ठीक है। आया समझ में। ये अब ये हो गई। अब अलॉटमेंट के वक्त
अलॉटमेंट के वक्त मिलना कितना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था, तो 1 लाख इंटू 15 के रेट से, ठीक है, 1 लाख इंटू 15 के रेट से। लेकिन जब मिलने का वक्त आएगा तो कितना पैसा मिलेगा, 1 लाख इंटू 15 के रेट से अगर मैं करूँगी तो मेरा अमाउंट कितना आता है, 15 लाख का आता है। लेकिन जब एप्लीकेशन के वक्त था उस वक्त अलॉटमेंट के नाम का मैंने 15 लाख तो पहले ही दे दिया है। देखो शेयर अलॉटमेंट में यहाँ पर 15 लाख रुपीज़ ऑलरेडी पेड है, तो क्या मैं यहाँ पर इसका पैसा दूंगी, नहीं दूंगी, तो इसकी एंट्री होगी क्या, नहीं होगी। इसने सिर्फ ये दिखाया कि ड्यू की एंट्री होगी 15 लाख, लेकिन रिसीविंग की अमाउंट की एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो पैसा तो हम एप्लीकेशन के वक्त में पहले ही दे चुके हैं, ठीक है। ये हमारी किसकी एंट्री हुई, एप्लीकेशन की हुई, अलॉटमेंट की हुई। अब इसका जो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल यानी फर्स्ट और सेकंड कॉल की एंट्री है, सेम एज इट इज़ वैसी की वैसी ही एंट्री होगी जैसा कि हमने केस ए में किया था, ठीक है। सो बाकी जो 2 एंट्री है आपकी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की, उसकी एंट्री कीजिए, फिर अपन जो है केस 3 को कंटिन्यू करेंगे।